युवराज की गाड़ी घटनास्थल से करीब तालाब में अंदर 25 से 30 मीटर तक गई थी। लिहाजा बताया जा रहा है कि फायर विभाग के पास 100 मीटर तक की रस्सी का इंतजाम है, लेकिन बावजूद उसके बचाया नहीं जा सका। जिस टाइम फायर ब्रिगेड वाली क्रेन वगैरह के सबके बूम अंदर तक थे, उससे 20 कदम दूरी पे वो लड़का जिंदा था। वो बोला था मुझे बचा लो, फोन की टॉर्च जला रहा था बाकायदा। 2 घंटे उसने फोन की टॉर्च जलाई है कि भाई मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो, मेरी हेल्प कर दो, पुलिस पे कॉल कर दो, वो कर दो। और जबकि लड़का ने गाड़ी में से ही अपने पिताजी को कॉल भी किया, उनके पिताजी भी आए हैं, फिर उसके बाद पुलिस भी आई है। गाड़ी नहीं डूबी थी? नहीं जी, गाड़ी नहीं डूबी थी, गाड़ी बहुत लेट डूबी है, लड़का भी बहुत लेट डूबा है, 2 घंटे बाद लड़का। अगर फायर ब्रिगेड वाले, अगर पुलिस वाले किसी भी तरीके से मदद करना चाहते हैं ना, तो वो 100% बचता लड़का। तो बच जाता युवराज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज महाबहस में बात करेंगे उस दर्दनाक हादसे की जिसके बाद कई सवाल हैं जो अब भी सुलझे नहीं हैं, जिनके जवाब अभी बाकी हैं। नोएडा में युवराज मेहता की मौत का मामला न सिर्फ पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा करता है, बल्कि अब इस मामले की जांच के साथ एक एक करके लापरवाही की बड़ी कड़ियां भी सामने आ रही हैं। पहले बिल्डर की लापरवाही, फिर अथॉरिटी की अनदेखी, और हादसे के वक्त रेस्क्यू टीम का पीठ दिखाना और सुस्त रवैया एक होनहार नौजवान की जिंदगी पर भारी पड़ गया। आज इन्हें तमाम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे उन सवालों का जवाब जो अब भी वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। और लगातार होते एक्शन के बीच क्या कोई बदलाव भी आएगा? आज विशेष में इसी पर विश्लेषण। नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे शहर और प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये घटना 17 जनवरी 2026 की रात यानी शुक्रवार को नोएडा के सेक्टर 150 में हुई, जब युवराज गुरुग्राम के अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। घने कोहरे के बीच उनकी कार सड़क के किनारे एक निर्माणाधीन साइट पर खुले गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। ये गड्ढा एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए खोदा गया था, जहां बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी और कोई सेफ्टी बैरियर या चेतावनी बोर्ड नहीं था। हादसे के बाद युवराज ने तुरंत अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई। वे कार से बाहर निकलकर छत पर चढ़ गए, लेकिन ठंडे पानी में कार धीरे धीरे डूबती रही और उनकी जिंदगी संकट में और ज्यादा फंसती गई। पिता के मुताबिक वो घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन घने कोहरे और अंधेरे में कार ढूंढना मुश्किल था। युवराज करीब 2 घंटे तक संघर्ष करते रहे, लेकिन रेस्क्यू टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ समय पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई। तो बार बार रिक्वेस्ट करते सर जो भी है जल्दी कीजिए और बोट वगैरह लेकर उसका किसी तरह उसको रस्सी वहां तक दीजिए, वो पकड़ के आ सकता है। वो ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर दैट। वो उस तक गया ही नहीं, कुछ हेल्प भी नहीं जा सका, जबकि इतने सारे उपाय हो सकते थे, पॉसिबल हो सकते। अगले दिन शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवराज की मौत पानी में डूबने से दम घुटकर हुई थी। फेफड़ों में काफी मात्रा में पानी भरा पाया गया। इस हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। निर्माण साइट पर सुरक्षा के उपाय क्यों नहीं थे? इतने गहरे गड्ढे में पानी जमा होने क्यों दिया गया? रेस्क्यू में देरी क्यों हुई, जबकि कई विभाग से लोग पहुंचे थे? मौके पर मौजूद रहे स्टाफ ने क्यों हिम्मत नहीं दिखाई? क्यों सही तैयारी के साथ वक्त पर नहीं पहुंचा रेस्क्यू स्टाफ? 27 वर्षीय इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को पद से हटा दिया गया है, वहीं मौके पर मौजूद फायर विभाग, पुलिस बल, साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल में मिली जानकारी के मुताबिक युवराज की गाड़ी घटनास्थल से
करीब तालाब में अंदर 25 से 30 मीटर तक गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ गैर रातन हत्या का केस दर्ज किया है। एक बिल्डर को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटाया गया और एक जेई बर्खास्त हुआ और एसआईटी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की और 5 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। ये घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं बल्कि शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम पर सवाल उठाती है। क्या ऐसे हादसे रोकने के लिए अब सचमुच कड़े कदम उठेंगे या फिर ये भी एक खबर बनकर रह जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आखिर किस किस की चूक बनी युवराज की मौत का कारण? क्या संसाधनों की कमी थी या हिम्मत की कमी थी? और क्या ऐसे उपाय हो सकते थे जिनसे उसकी जान बच जाती? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। यह मौत सिर्फ कोहरे या दुर्भाग्य की नहीं, यह सिस्टम की ठंडी उदासीनता की है, रेस्क्यू टीम के सुस्त रवैये की है। युवराज की गाड़ी तो आज बाहर निकाल ली गई, लेकिन क्या उस दिन 90 मिनट तक लड़ने वाले युवराज को भी वक्त रहते निकाला जा सकता था? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट में। अपने आप को सेफ रखते हुए क्या कोशिश तो कर। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। क्या कह रहा है क्या बेटा? ज्यादा ये बहुत गहरा। नोएडा में 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता, जिसकी मौत का मामला अब सिर्फ एक हादसा नहीं रह गया, ये सामूहिक लापरवाही, सुरक्षा की कमी और रेस्क्यू में गंभीर खामियों का जीता जागता सबूत बन चुका है। आखिर किस किस की चूक बनी युवराज की मौत का कारण? क्या संसाधनों की कमी थी या हिम्मत की कमी? और क्या ऐसे उपाय हो सकते थे जिनसे उसकी जान बच जाती? ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बेहद जरूरी है। इस वक्त हम स्पॉट पर ही मौजूद हैं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं। दरअसल में कल देर रात चूंकि विजिबिलिटी बेहद कम थी, लिहाजा एक तेज रफ्तार कार सीधे नाले में जा गिरी और उसके बाद नाले की दीवार को तोड़ते हुए वो आगे तालाब की तरफ बढ़ गई। आपको बता दें कि ये जो तालाब आप देख पा रहे हैं, ये बताया जा रहा है करीब 20 से 25 फीट गहरा है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कार है, चूंकि ये नाले की जो बाउंड्री है, इसको लेकर लगातार रेजिडेंट्स भी मांग उठा रहे थे कि यहाँ पर ना तो कोई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, ना ही कोई बाउंड्री वॉल है और अंत में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और आप देखेंगे कि नाला जो बना हुआ है, इसको क्रॉस करते हुए गाड़ी चली गई। हालांकि 2 से 2.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस बल तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। और युवक जो है वो यहीं पर नजदीकी एक सोसाइटी में रहता था, जो देर रात अपने घर को जा रहा था। 27 वर्षीय युवराज के रूप में युवक की पहचान हुई है। करीब 6 से 7 घंटे बाद उसकी बॉडी मिली है। 17 जनवरी 2026 की रात घना कोहरा, सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन साइट के पास युवराज गुरुग्राम से घर लौट रहे थे। उनकी कार सड़क पर 90 डिग्री टर्न लेते हुए टूटी बाउंड्री वॉल से टकराई और करीब 30 फीट गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। पहली लापरवाही निर्माण साइट की। बिल्डर कंपनियां एमजेड विशटाउन प्लानर्स और लोटस ग्रीन्स ने कोई बैरिकेटिंग, रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड या वार्निंग लाइट नहीं लगाई। सड़क किनारे टूटी दीवार पहले से ही खतरनाक थी। कुछ दिन पहले भी इसी जगह एक हादसा हो चुका था, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया। पुलिस ने इन दोनों कंपनियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया और एमजेड विशटाउन के मालिक अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। को साथ में दिखाते हैं वो स्पॉट जहां पर ये घटना हुई, जहां ये हादसा हुआ और एक 27 वर्षीय इंजीनियर की हादसे में मौत हो गई। आप तस्वीरें देखेंगे, ये वो बिल्कुल स्पॉट है जहां पर हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ है। और फिलहाल ये गाड़ी इसी जो नाला है इसको तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ी और उसके बाद वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गया। दूसरी लापरवाही नोएडा अथॉरिटी की। सिंचाई विभाग ने 2023 में ही इस इलाके में पानी जमा होने की समस्या बताई थी और हेड रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन काम नहीं हुआ। इससे गड्ढा पानी से भर गया। अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को हटाया गया।
एक जूनियर इंजीनियर बर्खास्त हुआ। अभी जांच शुरू हुई है। जांच के जैसे निष्कर्ष आएगी हम आपको अवगत करेंगे। सभी लोगों से बातचीत किया जाएगा। सभी लोग से बातचीत करने के बाद से फिर बताएंगे। नोएडा प्राधिकरण के लिए क्या कहेंगे? नोएडा प्राधिकरण जितने लोग हैं सबसे बात करके निष्कर्ष से बताएंगे। तीसरी लापरवाही रेस्क्यू ऑपरेशन में। युवराज ने हादसे के तुरंत बाद पिता को फोन किया। उन्होंने गुहार लगाई, पापा बचाओ, मैं नहीं मरना चाहता। वो कार की छत पर चढ़ गए, फोन की टॉर्च जलाकर मदद मांगते रहे। चश्मदीदों के मुताबिक वो 80 से 90 मिनट तक पुकारते रहे, मदद की गुहार लगाते रहे। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ मौके पर पहुंच गए, लेकिन घने कोहरे से विजिबिलिटी 0 थी, जिसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। रेस्क्यू टीमों के पास जो थी वो रस्सियां छोटी पड़ गईं। कोई प्रोफेशनल ड्राइवर तुरंत नहीं उतरा। टीम ने ठंडे पानी और लोहे की छड़ों का हवाला देकर पानी में जाने से मना कर दिया। एक डिलीवरी बॉय ने हिम्मत दिखाई, कपड़े उतारे, रस्सी बांधकर 50 मीटर तक पानी में गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2 घंटे के अंदर क्या नहीं हो सकता इंसान के लिए? क्या ये कोई वैसा देश? तो उस समय क्या अधिकारी और सब लोग, पुलिस के अधिकारी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सब आ गई थी आपके सामने? जब मैं आया था 1:45 में मैं यहाँ आया, एसडीआरएफ वाले लगे हुए थे, ठीक है जी, वो फायर ब्रिगेड वाले भी थे। अंदर पानी में पैर दे के बोल रहे हैं कि नहीं ठंडा पानी है, अंदर सरिया है, हम नहीं जाएंगे। मैं कहा एक साइड हटो तुम। मैंने बोला था मैं कहा एक साइड हटो, मैं जाऊंगा अंदर। मैं यहीं कहूँ जी 150 का ही गांव मेरा, गढ़ी समस्तपुर है यहीं पे ही, ठीक है जी। मैं बोला मैं आप एक साइड हटो, मैं जाता हूँ। मैंने अपने कपड़े उतारे रात ही 2:45 बजे, वो हटाकर मैंने अपने कमर से रस्सा बांधा और मैं इसके 50 मीटर अंदर कम से कम रस्सा लेके कमर से बांध के अकेला गया। जाने के बाद कम से कम मैंने 30 मिनट वो भाई जो गाड़ी थी और वो भाई जो इसमें गिरे थे वो मुझे कहीं नहीं मिले, ना तो गाड़ी मिली मुझे, ना वो मुझे भाई मिले। इस पूरी घटना के बाद सवाल है, क्या संसाधनों की कमी थी? नहीं, टीमें मौजूद थी, लेकिन उपकरण काफी नहीं थे। बड़ी रस्सियां, प्रोफेशनल डाइविंग गियर, हाई पावर लाइट्स या फिर इनफ्लोटेबल बोट मौजूद तुरंत नहीं थे। अब सवाल ये कि क्या हिम्मत की कमी थी? हाँ, कई चश्मदीदों और परिवारों का आरोप है कि रेस्क्यू टीम ने रिस्क लेने से परहेज किया, जबकि एक आम नागरिक ने कोशिश की। ये भी संभव है कि जो वो वाटर पिट का था उसका भी कुछ निराकरण प्रशासन करेगा, अस्थायी समाधान निकालेगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। सहयोग का पूरा आश्वासन दिया है। हमने उनसे अपनी इच्छा भी जाहिर की, अनुरोध किया है कि एक बार योगी जी का भी दर्शन हो, दिल को तसल्ली हो जाए। इसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है और शर्मा जी आए हैं, शर्मा साहब, और उन्होंने सारी उचित कार्रवाई, उचित सहयोग का आश्वासन दिया है। तो सरकार की तरफ से हम आश्वस्त हैं कि हमें सही सहयोग मिलेगा, उचित दिशा में मिलेगा। आउट ऑफ द वे उपाय क्यों नहीं किए गए? जबकि अगर हिम्मत दिखाई जाती तो ऐसे कई विकल्प थे जिनसे युवराज की मदद की जा सकती थी, उनकी जान बचाई जा सकती थी। घटना के आसपास कई सोसाइटी में स्विमिंग पूल हैं। इनफ्लोटेबल ट्यूब्स मंगवाकर युवराज तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? फायर ब्रिगेड लैडर का इस्तेमाल कारगर साबित यहाँ पर हो सकता था। मौके पर मौजूद गाड़ियों की स्टेपनी को भी इनफ्लेटर जैसे इस्तेमाल किया जा सकता था। पास के कंस्ट्रक्शन जोन से क्रेन लाकर भी मदद की जा सकती थी। सवाल यही है कि अगर वक्त रहते यहाँ पर ये बैरिकेड्स, ये सीमेंटेड बैरिकेड्स लगा दिए जाते तो शायद एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान बचाई जा सकती थी। ये तस्वीर देखिए, ये वो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं जिनको अब उस जगह पर लगाया जा रहा है, क्योंकि युवराज इसी रास्ते से आ रहा था और यहाँ से सीधी गाड़ी यहाँ पर कोहरे में नहीं दिखाई दी और आगे की तरफ गाड़ी जो है एक गहरे गड्ढे पानी में गिर गई और दर्दनाक मौत हो गई। और अब देखिए इस बैरिकेड्स को यहाँ पर लगाया जा रहा है और यही सवाल लगातार यहाँ के निवासी उठा रहे थे कि जो यहाँ पर ये आप नाला है जो ओपन है उसको कवर कर दें। तब से कुछ नहीं सुना गया, लेकिन सुना कब गया जब एक जान चली गई और वो जान युवराज मेहता की 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत इसमें हुई है। अगर साइट पर पहले से बैरिकेडिंग और रिफ्लेक्टर लगे होते तो हादसा टल जाता। अगर पानी निकासी का इंतजाम 2023 में हो जाता तो गड्ढा सूखा रहता। रेस्क्यू में अगर तुरंत ड्राइवर उतरते या क्रेन से कार खींचने की कोशिश पहले की गई होती या बेहतर लाइटिंग और बड़े इनफ्लोटेबल बोट इस्तेमाल किए गए होते तो शायद 90 मिनट के संघर्ष में युवराज
बच जाते और आज जिंदा होते। कोहरे में जीपीएस या थर्मल इमेजिंग कैमरा जैसी एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल भी मदद कर सकता था, लेकिन इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं था। ना तो संसाधन, ना इच्छा शक्ति, ना सही ट्रेनिंग। ये मौत सिर्फ कोहरे या दुर्भाग्य की नहीं, ये सिस्टम की ठंडी उदासीनता की है। युवराज जैसे हजारों युवा रोज इस सिस्टम पर भरोसा करके घर लौटते हैं। सवाल अब हम सबके सामने है, क्या हम इंतजार करेंगे अगले हादसे का, या अब सचमुच जवाबदेही तय होगी? एसआईटी जांच कर रही है, 5 दिनों में रिपोर्ट आएगी, लेकिन युवराज की मौत हमें याद दिलाती है सुरक्षा और रेस्क्यू में देरी का मतलब मौत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। युवराज जब पानी में फंसे थे, जान बचाने की गुहार लगा रहे थे, तो उस 90 मिनट के दौरान रेस्क्यू टीमें क्लूलेस तरीके से तालाब के बाहर सड़क पर उन्हें निकालने के लिए कुछ नहीं कर रही थी। किसी को ठंडे पानी का डर था, किसी को पानी में सरिया होने का डर था, कोई संसाधन न होने का बहाना बनाकर सिर्फ तमाशा देख रहा था। साफ है किसी ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इन संसाधनों के बिना भी आउट ऑफ द वे जाकर युवराज की जान नहीं बचाई जा सकती थी? नोएडा में इंजीनियर युवराज के कितने गुनहगार, यह बड़ा सवाल है। सेक्टर 150 के मॉल के बेसमेंट के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबकर युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के मामले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। सीएम योगी के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को अरेस्ट किया है, जिसके बाद अभी भी बड़ा सवाल बना है कि इंजीनियर युवराज की मौत के आखिर कितने गुनहगार। नोएडा में इंजीनियर के दर्दनाक मौत की घटना झकझोरने वाली है। सेक्टर 150 के मॉल के बेसमेंट के लिए नोएडा में खोदे गए गड्ढे में भरे पानी में डूबकर युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत पर बढ़ते आक्रोश के बीच घटना की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए सीएम योगी के आदेश पर गठित 3 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच में जुट गई है। अभी हमारी जो एसआईटी है इसने काम शुरू कर दी है। शासन के निर्देशों पे हम लोग 5 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दे देंगे। सभी लोगों से बातचीत की जाएगी और सभी लोगों से बात करके फिर ये देखना होगा कि किन्हीं कारणों से और किन्हीं परिस्थितियों में ये ऐसा दुखद घटना हुई। चीफ फायर ऑफिसर आल्सो बी सस्पेंडेड। अभी हम लोग घटना की तहकीकात कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब पूरी घटना की तहकीकात कर लेंगे, पूछताछ कर लेंगे, उसके बाद अपने निष्कर्ष से माननीय शासन को अवगत कराएंगे। अभी हम लोगों ने शुरुआत की है। जब सारे निष्कर्ष आ जाएंगे फिर आपको बताएंगे। बता दें, सीएम योगी के निर्देश पर 3 सदस्यीय एसआईटी टीम में मेरठ कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी, एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी शामिल हैं। एसआईटी को 5 दिनों में जांच कर सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपनी है। नोएडा में 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने जांच के बाद अभय कुमार को गिरफ्तार किया। इंजीनियर की मौत के मामले में नामजद बिल्डर अभय कुमार की भूमिका सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं 70 फीट गहरे बेसमेंट के खोदे गए गड्ढे में एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इंजीनियर की गाड़ी की तलाश में जुटी। तलाशी अभियान में एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं। मौके पर फायर डिपार्टमेंट की टीम समेत भारी पुलिस बल तैनात रहा। पर सोनार यंत्र की मदद से यहाँ पर नीचे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी क्या क्या है, किस तरीके, कितनी डेप्थ है और जो कार है, इन तमाम चीज़ों को ढूंढने के लिए उस सोनार यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक तरफ मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही जो गोताखोर हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको क्लोज व्यू दिखाएंगे तो आप स्थिति स्पष्ट हो जाएगी किस तरीके से यहाँ पर जो गोताखोर हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। गोताखोर नीचे पानी में जाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कार को, चूंकि आज चौथा दिन है। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के इंजीनियर की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें युवराज के नाक में पानी और मिट्टी भरी मिली है। फेफड़ों में भी पानी भरा मिला है। डूबने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आने की बात कही गई है। हार्ट में ब्लड क्लॉट भी मिला है और सबसे दर्दनाक ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तड़प कर मौत होने की बात सामने आई है।
अब तक की जांच में नोएडा प्राधिकरण के सीईओ को पद से हटा दिया गया है। वहीं जूनियर इंजीनियर को सुरक्षा में चूक और लापरवाही के चलते तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है। साथ ही बेसमेंट निर्माण और यातायात सुरक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नोएडा में इंजीनियर युवराज की कार को बाहर निकाल लिया गया है। तालाब से निकाल ली गई है युवराज की कार। चौथे दिन तालाब से निकाली गई है कार, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। क्रेन में रस्सी बांध के इस कार को ऊपर खींचा गया। शुक्रवार रात 12 बजे यह हादसा हुआ था और तब से लगभग 100 घंटे बाद जाकर इस कार को बाहर निकाला गया है। यही वो कार है जिसको युवराज ड्राइव कर रहे थे, जो बैरिकेड तोड़कर तालाब में जा गिरी थी और धीरे धीरे वो डूबने लगी थी। जैसे तैसे युवराज ने कार से बाहर निकल के इसकी छत पर चढ़कर 2 घंटे मैनेज किया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन मदद नहीं पहुंची। युवराज की जान चली गई। ये कार तालाब में डूब गई थी पूरी तरह। इसको रेस्क्यू दल ढूंढ रहा था और आज एनडीआरएफ ने इसको बाहर निकाल लिया है, जिसके बाद इसे लोड करके अपने साथ ले गई है एनडीआरएफ। तो चौथे दिन तालाब से निकाली गई है कार। तस्वीरें आप देख रहे हैं। युवराज के परिवार से मिले हैं सांसद महेश शर्मा। युवराज के पिता राजकुमार मेहता का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि वो सीएम योगी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने सांसद से कहा कि सीएम से मुलाकात हो, सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है। राजकुमार मेहता, जो कि पिता हैं युवराज मेहता के, जो उस वक्त उस साइट पर भी मौजूद थे जब युवराज मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन देखते ही देखते उनका बेटा काल के गाल में समा गया। नोएडा एक उभरता हुआ शहर है जिसकी पहचान पूरे देश में नहीं विश्व में है, और अगर साधनों की किसी कमी या किसी कारण से जो घंटे 1.5 घंटे का समय, जो भी समय है, उसकी एसआईटी गठित कर दी गई है। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफर कर दिया गया है। इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे, उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी।